नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है, उसमें आपका एक पेपर है को करिकुलर का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो उसी पर हम कुछ एमसीक्यू टाइप के जो पिछले वर्ष का पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक 3 पार्ट बनाए हैं इसके, और हमने अभी तक 45 प्रश्नों पर चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करेंगे कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में और उनका फुल एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप एक कॉपी में उसे नोट डाउन करते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, 46 यानी 46वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो है कि निम्नलिखित में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि संतुलित आहार का किस पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हम संतुलित आहार लेते हैं उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो उपर्युक्त सभी होगा। यानी कि संतुलित आहार का प्रभाव आयु पर भी पड़ता है, लिंग पर भी पड़ता है और शारीरिक परिश्रम पर भी पड़ता है। ठीक है, यह दोस्तों जो क्वेश्चन आया है हम उसी के नज़रिए से अगर देखें तो भी वो सही है, क्योंकि जो संतुलित आहार है उस पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जेंडर मतलब मेल या फीमेल, इसका भी प्रभाव पड़ता है, और शारीरिक श्रम का, यानी कि आप फिजिकल शारीरिक श्रम कर रहे हैं यानी फिजिकल वर्क कर रहे हैं या आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, इन सब का प्रभाव आपके संतुलित आहार पर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए। आप इस क्वेश्चन को खुद से भी समझ सकते हैं कि आखिर हम भोजन करते क्यों हैं, ताकि हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकें, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। तो शारीरिक ऊर्जा देने के लिए ये भी सही है आपका, और शरीर का निर्माण करने के लिए, यानी कहने का मतलब है जो शरीर का जो डेवलपमेंट है वो लगातार होता रहे, इसके लिए भी हम भोजन की आवश्यकता हमें होती है। तो इसका आपका आंसर सही जो होगा वो होगा सी नंबर, यानी ए और बी दोनों। जो दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें आपको पता है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट्स इससे प्राप्त होती है, और ये दोनों ही पदार्थ आपको भोजन से ही प्राप्त होते हैं। शरीर का निर्माण करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और प्रोटीन की भरपाई भी किससे होती है, भोजन के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है कि पथ्यापथ्य। दोस्तों हिंदी इसकी काफ़ी टफ है। पथ्यापथ्य इंग्लिश में आप देखेंगे जब, तो डाइट मीन्स, डाइट मतलब जो आप आहार ले रहे हैं, यानी आहार आपका कैसा होना चाहिए या आहार आपका क्या है। तो आहार का मतलब होता है डाइट का उत्तम पोषण, यानी गुड न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें आपका उत्तम पोषण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, इसमें आपके विटामिन्स भी होने चाहिए, इसमें आपकी फैट भी होना चाहिए, इसमें आपका हाइड्रोजन भी होना कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, और ये सभी तत्व जिस भोजन में उपलब्ध होते हैं उसे ही हम उत्तम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डाइट मीन्स क्या है, उत्तम पोषण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल का सूत्र क्या है, यानी फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है। तो ये तो सब आपको पता ही है कि हम जल को H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके आपके जल का निर्माण होता है, इसीलिए इसे H2 कहते हैं। ठीक है,
चूँकि इसमें 2 तत्व होते हैं इसलिए जल आपका जो होता है वो यौगिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 तत्व हैं। जबकि जो आपकी वायु है ये आपका मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से अधिक गैसें मिली हुई होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर 2 तत्वों से मिलकर कोई चीज़ बनी है तो वो आपका यौगिक है, और अगर 2 से अधिक से मिलकर के बनी है तो वो आपका मिश्रण है। तो आपकी वायु जो है वो मिश्रण है, जबकि जल आपका यौगिक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बता दें दोस्तों कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है, अधिकतम घनत्व होता है जो, वो होता है 4, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें हम कि HO2 को, HO2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो इसे भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसका नाम है हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल, हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल, इसे HO2 कहते हैं। और जो आपका H2O है, H2O2 है, इसे हम हाइड्रोजन पैराक्साइड, हाइड्रोजन पैराक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, कौन सा है। तो जो आपका सुरक्षात्मक तत्व होता है, पोषक तत्व, तो उसमें आपका खनिज लवण और विटामिन्स आते हैं, ठीक है। विटामिन्स आते हैं जो शरीर में सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है हमेशा कि जो प्रोटीन होता है वो शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। यानी निर्माण करने का कार्य किसका है, प्रोटीन का है। लेकिन जो निर्माण किया गया है प्रोटीन के द्वारा, उसकी सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो वो आपका खनिज लवण और विटामिन प्रदान करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो वसा है और जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जल आपको पता है, अभी बताया कि यह एक यौगिक है और इसका एक अधिकतम घनत्व 4 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का कि प्रोटीन का कार्य क्या है। दोस्तों अभी हमने बताया कि शरीर का निर्माण करना प्रोटीन का प्रमुख कार्य है, ठीक है। शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना भी आपका प्रोटीन का ही काम है। तो अगर ये आपके दोनों विकल्प सही हैं तो उपर्युक्त सभी, यानी कि शल्य चिकित्सा में भी उपयोगी है आपकी प्रोटीन। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी प्रोटीन का काम क्या क्या हुआ आपका, शरीर का निर्माण करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी होना और शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, ठीक है। जबकि सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो खनिज लवण और विटामिन प्रदान करते हैं। प्रोटीन के बारे में अगर हम और बात करें तो हम पाते हैं कि इसकी जो खोज की थी वो जे मूलर महोदय ने 1840 में की थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द, इसे दिया था बर्जेलियस महोदय ने, ठीक है। खोज की थी जे मूलर ने, लेकिन जो शब्द है प्रोटीन उसे बर्जेलियस महोदय ने दिया था, ठीक है। और जो प्रोटीन शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक या यूनानी भाषा के एक शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है प्रोटियोस, ठीक है। इस शब्द से निकला हुआ है। अगर हम बात करें कि प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड्स, इसका नाम दूसरा नाम है, ठीक है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो है आपका क्वाशिरकोर
प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है प्रोटीन के बारे में। ठीक है, और क्वाशिरकोर रोग की खोज कब हुई थी? तो 1933 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर का, कि 6 माह तक के बच्चे को दिया जाना आवश्यक है। यानी कि अगर जो बच्चा अभी जन्म लिया है, जिस बच्चे ने, उसको 6 महीने तक भोजन में क्या दिया जाना चाहिए? तो उसे माँ का दूध यानी मदर्स मिल्क ही पिलाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के समय आप देख पा रहे हैं कि इतनी व्यस्त भरी लाइफ है सबकी कि बच्चों को माँ का दूध 6 महीने तक नहीं मिल पाता है। ठीक है, और उन्हें कहीं अमूल का दूध है, ठीक है, या अदर जो अलग अलग कंपनियों के ब्रांडेड दूध हैं वो पिलाए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो 6 महीने तक कंपलसरी है कि माँ का दूध बच्चे को दिया जाए। इसके अलावा वो जितने समय तक पी सकता है उसे पिलाते रहना चाहिए, और यही सब चीज़ें उसे पूरी ज़िंदगी उसके काम आती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ठीक है, तो जो बीसीजी का टीका है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक, इसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, टीबी। ठीक है, टीबी और इसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी टीबी हो या क्षय रोग है या तपेदिक है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन सब की रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, उसे भी आप देख लीजिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है बाइसिल कलमेट ज्वेरिन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बाइसिल क्लाइमेट ज्वेरिन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसकी जो खोज है वो 1921 में की गई थी। बीसीजी के टीके की खोज 1921 में की थी, और की किसने थी? तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुएरिन ने की थी, कैमली गुएरिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि बीसीजी का टीका लगाया किस लिए जाता है? तो क्षय रोग के लिए, या टीबी के लिए, या तपेदिक के लिए लगाया जाता है। इसकी खोज 1921 में की गई थी। किसने की थी? तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमली गुएरिन ने की थी। और बीसीजी का फुल फॉर्म आपको बताया भी कि बैसिल कैलमेट गुएरिन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और जो पीलिया है, पीलिया में आपका हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है। ठीक है, और पीलिया का जो टीका होता है वो नवजात शिशुओं को 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। यानी कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसे 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है, और किसकी रोकथाम के लिए? पीलिया की रोकथाम के लिए। ठीक है, और रिकेट्स आपको पता है कि यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, इसमें हड्डियां क्या होती हैं? कमज़ोर होने लगती हैं, और ज़रा सी चोट लगने पर हड्डियां टूट जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम रिकेट्स की बीमारी कहते हैं। पोलियो की बात करें तो पोलियो के लिए OPV का टीका लगाया जाता है। ठीक है, OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वायरल वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वायरल वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है। और OPV की खोज यानी
पोलियो के टीके की खोज की किसने थी? तो 1961 में अल्बर्ट सेबिन ने की थी। अल्बर्ट सेबिन महोदय ने की थी। ठीक है। जबकि जो पोलियो के टीका है उसको प्रभावी और सुरक्षित टीकाकरण किसने बनाया? यानी कि ओपीवी का जो टीका है इसको प्रभावी और सुरक्षित किसने बनाया था? सुरक्षित। ठीक है। तो इसे बनाया था जॉन साल्क महोदय ने। जॉन साल्क ने बनाया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है। भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है। और भारत का पहला राज्य जो पोलियो मुक्त हुआ था वो था आपका तमिलनाडु। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये पदार्थ पहले खाद्य समूह में आते हैं। दीज सब्सटेंसेस फॉल इन द फर्स्ट फूड ग्रुप। ठीक है। आपको कल बताया था दोस्तों, यानी कि पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपके फूड ग्रुप हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 5। ठीक है। 5 कौन कौन से? पहला आता है आपका अनाज, दूसरा है आपका फल, तीसरा आपका सब्जी, चौथा है आपका मांस। ठीक है। और पांचवा है आपका दूध। ठीक है। तो जो आपका खाद्य समूह है वो 5 हैं। ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि पहले खाद्य समूह में यानी अनाज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अब आप विकल्प में देख सकते हैं कि मक्का भी आपका एक अनाज है और गेहूं का आटा भी एक आपका अनाज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यानी कि इम्यूनिटी। ठीक है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है। तो कौन सा विटामिन ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर। ठीक है। तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन ए है। ठीक है। ए के बारे में अगर और देखें हम इन विकल्पों के बारे में तो ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका रेटिनाल। ठीक है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। के की बात करें अगर हम कि जो आपका विटामिन के है इससे क्या होता है? इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है। यानी कि चोट लग जाए तो रक्त आपका बहता रहता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। और जो विटामिन ई है आपका इससे क्या होता है कि जनन क्षमता में कमी आती है। यानी कि जो मानव में सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है वो आपका विटामिन ई की कमी से ही होती है। ठीक है। इसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ठीक है। यानी विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो विटामिन जो ए का भंडारण है वो यकृत में होता है, यानी कि लीवर। ठीक है। लीवर में भंडारित होता है। इसके अलावा जो बी ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं, डी है, के है, ई है, ये सभी विटामिन आपके यकृत में ही भंडारित होते हैं। बस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण शरीर नहीं कर सकता है? तो वो आपका विटामिन सी है। विटामिन सी का निर्माण शरीर में नहीं होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 57 नंबर का कि रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन कौन सा है? दोस्तों अभी ऊपर बताया आपको
कि रक्त का थक्का जमने में विटामिन जो उपयोगी है वो आपका विटामिन के है, यानी इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। ठीक है, के का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका फाइटोनेडियन। फाइटोनेडियन, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। कमी से होने वाला रोग बता ही दिया आपको। बी का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका थायमिन। ठीक है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है तो बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और कमी से रोग कौन सा होता है तो स्कर्वी होता है, स्कर्वी। ठीक है, और जो विटामिन डी है आपका, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। और जो रोग होता है इसकी कमी से वो होता है रिकेट्स। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है और बार बार आपको इन सब का रिवीजन करना है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, अगर विटामिन बी के बारे में कुछ पूछा है या सी के बारे में कुछ पूछा है तो इसी प्रकार आपको लगातार रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या हैं। यानी कि एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो उसके चयापचय यानी चेंज इन मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स परिवर्तन यानी चेंजेस इन हार्मोन्स, इन दोनों में परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए और बी दोनों है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का कि उच्च रक्तचाप यानी जो हाई ब्लड प्रेशर है आपका, उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसका सिर भी दर्द करता है, चक्कर भी आते हैं, इसके अलावा छाती में भी दर्द होता है उसका, सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है, नाक से खून भी निकलने लगता है कभी कभी, और उसे धुंधला भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये सभी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है। इसका तो सही आंसर है सी नंबर, ए और बी दोनों। तो याद रखना है कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं, सिर दर्द होना, चक्कर आना, छाती में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना और नाक से खून आना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोटापे का कारण क्या है। यानी व्यक्ति उसके अंदर मोटापा यानी चर्बी उसके अंदर कैसे बढ़ने लगती है, कब, तो जब वो कम शारीरिक श्रम करता है, यानी कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कोई काम नहीं करता जो फिजिकल वर्क संबंधित है, या वसा यानी कि अपने खाने में वसा का ज़्यादा उपयोग करता है, वंशानुक्रम यानी इनहेरिटेंस भी हो सकता है, यानी कि उसके माँ बाप अगर मोटे हैं तो हो सकता है कि बच्चा भी मोटा हो। तो ये आपके तीनों कारण हैं जिसके कारण किसी भी व्यक्ति में मोटापे का प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे 45 से लेकर के 60 क्वेश्चनों पर चर्चा की, यानी कि 15 क्वेश्चन पर चर्चा की। उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हमने दिया है और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप इन सब एक्सप्लेनेशनों को एक जगह पर नोट डाउन करते हुए चलिए और उसका बार बार रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।